हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो ऑफ स्पाइडी रिव्यूज। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रीमियर लीग के बारे में। प्रीमियर लीग द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, जिसने पूरी जीडीपी कई मुल्कों की स्पेंड कर दी है, जिसमें फ्लोरियन वर्ड्स, रायन चर्की, एकिटिके, राइंडर्स और बहुत सारे प्लेयर्स इन्होंने साइन किए हैं। फर्स्ट वीक में बहुत अच्छे मैचेस हुए, जिसमें लिवरपूल का हुआ, जो सिटी का हुआ, उसके अलावा आर्सेनल यूनाइटेड बहुत अच्छा मैच था, तो इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जो बात होगी वो होगी लिवरपूल के बारे में। भाई उन्होंने तो बहुत कुछ स्पेंड कर लिया, इतना पैसा तो था भी नहीं उनपे। तो खैर बात करते हैं लिवरपूल के बारे में। भाई लिवरपूल ने तो सब कुछ ही लगा दिया, इतने पैसे लगाए, प्लेयर्स खरीद के लाए, एकेके, फ्लोरियन वर्ड्स, फ्रिम्पोंग, कर्किस। भाई इतने पैसे कहाँ से ला रही है ये टीम? भाई इतने पैसे अगर बार्सिलोना से बात करो तो भाई उन बार्सिलोना फैंस से अगर आप पता करो तो आपको पता चले कि पैसे क्या चीज होते हैं। उनसे प्लेयर रजिस्टर नहीं हो रहे। चलो खैर छोड़ इस बात को। लिवरपूल के बारे में बात करते हैं, जिसमें उनकी मिडफील्ड के बारे में बात करेंगे। अटैक जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा था, डिफेंस एवरेज था, इतना खास नहीं था। तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अटैक के ऊपर आते हैं। भाई अटैक फाड़ दिया भाई मोसाला, एकिटिके, कोडी गेकपो। गेकपो का बहुत अच्छा गेम था, क्योंकि इससे पहले मेरे जहन में ये चीजें थी कि कौन खेलेगा भाई लेफ्ट विंग पे, गेकपो स्टार्ट करेगा या उसके अलावा किसी और को ये लेके आएंगे, क्योंकि गेकपो मुझे नहीं लग रहा था कि इतना अच्छा है या इस लेवल पे खेल सकता है। लेकिन बहुत अच्छा किया उसने। एकिटिके ने बहुत अच्छा किया, मोसला ने बहुत अच्छा खेला। एकिटिके का बहुत अच्छा गेम था। जब उसको एकेडमी जब साइन किया गया था तो बहुत ज्यादा बातें हुई थी उसकी प्राइस टैग को लेके। भाई 95 मिलियन एक प्लेयर के लिए, उसने किया क्या है अपने लास्ट क्लब के लिए? फ्रैंकफर्ट पे कुछ उसने खास इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया नहीं था कि जो उसकी प्राइस टैग होनी चाहिए 95 मिलियन। लेकिन फिर भी ये प्राइस तो है स्ट्राइकर्स की इस टाइम पे मार्केट में। अगर आप बात करें बेंजामिन सेस्को की या यूकेरेस की, तो ये प्राइस है। एकिटिके एक बहुत अच्छा प्लेयर है, उसकी फिनिशिंग अच्छी है, ठीक है, वो एक स्पीड के साथ एक आपको एक अच्छी चीज है। तो वो नहीं, वो हालन का रोल नहीं प्ले कर सकता ना यूकेरेस की तरह, वो एक फिजिकली इतना स्ट्रांग है, लेकिन कई चीजों में वो बहुत अच्छा है। उसके अलावा अगर बात करें कोडी गेक्पो की, तो बहुत अच्छा गेम था उसका। कोडी गेक्पो जो टच लाइन से वो आ रहा था, बहुत अच्छा गेम था उसका। उसने गोल स्कोर किया, मैन ऑफ द मैच मिला उसको अवार्ड। मोहम्मद सलाह के बारे में तो बात मैं तो करना भी नहीं चाहूंगा भाई, सबको ही पता है मोहम्मद सलाह। तो खैर डिफेंस के बारे में बात करेंगे। वेन डाइक एज ऑलवेज भाई पूरे डिफेंस को लेके चला था, बहुत अच्छा गेम खेला उसने। इब्राहिमा कोनाते जो है, इसका गेम बहुत बुरा गया। मैं आपको बोलूंगा बहुत ही ज्यादा बुरा गया, क्योंकि अगर आपके साथ वेन डाइक है, आप सुकून से नहीं बैठ सकते कि हाँ ठीक है वो संभाल लेगा। भाई तुझे भी तो कुछ करना है। एक तो दिमाग सारे पता नहीं इसके दिमाग में पहले से है कि मैं जा रहा हूँ मैड्रिड, छोड़ दे मुझे, जान छोड़े। तो खैर बहुत सी चीजें खराब थी, जिसमें वेन डाइक का गेम अच्छा था, लेकिन फिर भी रेस्ट डिफेंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। शायद डीएम की वजह से हो। उसके अलावा इन लोगों की अगर आप बात करें फुल बैक्स, तो फुल बैक्स भी बहुत ज्यादा कोई अच्छे नहीं गए। ठीक है, उसमें इनके अगर के फिर इस किसकी बात करें, फ्रिम्पोंग की बात करें, तो इनका रोल बहुत ज्यादा डिफरेंट है। फ्रिम्पोंग ट्रेंड से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। फ्रिम्पोंग ऊपर चढ़ के खेलना पसंद करता है, विंग के ऊपर जाएगा, लेकिन मोसला के होते हुए ये चीजें बहुत ज्यादा लिमिटेड होंगी। उसके अलावा कर्किस जो कि इन्वर्ट करता है, इनसाइड आता है, उसका भी गेम ठीक था, लेकिन इतना खास नहीं था। कई चीजें बेहतर होंगी अगर आगे जब ये यूज टू हो जाएंगे मैचेस और खेलेंगे, तो ये कई चीजें बेहतर होंगी। फिर अगर बात करें वेस्ट डिफेंस के बारे में और इनकी मिडफील्ड के बारे में, वर्ड्स का गेम बहुत ही ज्यादा घटिया था। 150 मिलियन पे किए इसके लिए, भाई अजीब। खैर अगर सुबह के गेम की बात करें तो उसका भी बहुत अच्छा गेम था, इतना खास नहीं था, लेकिन उसके हिसाब से बेहतर था। एक एवरेज गेम था। मैकालिस्टर ने एक असिस्ट दिया, जो कि उसके लेवल के हिसाब से बहुत घटिया गेम था। लेकिन प्रॉब्लम है इनके डिफेंस में, इनके वेस्ट डिफेंस में मसला है कहीं ना कहीं। इनको डीएम की जरूरत है। लास्ट सीजन गोएनबर्ग ने बहुत अच्छा किया था, स्पेशली द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन, उसमें बहुत अच्छा किया उसने। लेकिन क्या इस सीजन उसको बेंच करना वाकई में अच्छा डिसीजन हो सकता है? क्योंकि अगर वार्नबर्ग था तो वो एक पोजीशन होल्ड भी करता था, लेकिन उसके अलावा वो डिफेंसिवली भी बहुत अच्छा था।
क्या डिफेंसिवली आपके पास इतना अच्छा कोई मिडफील्डर है? नहीं। मैकअलिस्टर ठीक है लेकिन इतना अच्छा नहीं है कि वो उसकी जगह ले पाए। अगर सुबोसलाई की बात करें तो वो डिफेंसिवली इतना अच्छा नहीं है कि वो ग्वाइनबर्ग को रिप्लेस कर पाए। खैर ये कई चीज़ें उनके रेस्ट डिफेंस में प्रॉब्लम है, आगे जाके ये मसला करेंगे। अभी तो खैर इन्होंने जीत लिया है लेकिन वो कैसे जीता है सबको पता है। लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें आगे मसला करेंगी जब अच्छी टीम्स लाइक एक बैलेंस साइड अगर आर्सेनल है। सिटी में भी प्रॉब्लम्स हैं, सिटी को मैं इंक्लूड नहीं करूँगा, लेकिन अगर एक बैलेंस साइड है तो उसके अगेंस्ट इनको प्रॉब्लम्स आएंगी। होप आर्ने स्लॉट कोई ना कोई इसका सोल्यूशन ढूंढे। हो भी सकता है कि ये वर्कलोड बढ़ाए, लेकिन क्या आप इतना बोझ देंगे आपके मिडफील्डर्स के ऊपर? जबकि अगर इनमें से एक या दो अगर हो भी जाते हैं इंजर्ड तो फिर आप क्या करेंगे? पूरा सीजन सीजन एंड हो जाएगा आपका। अगर आपके वेन डाइक के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है, 34 साल के वेन डाइक के ऊपर, अगर उसको इंजरी वगैरह हो जाती है तो बहुत सी चीजें खराब होंगी। चलो तो खैर अब बात करते हैं मैन यूनाइटेड के बारे में। भाई यूनाइटेड के बारे में तो सब सुनना चाहते हैं। तो आर्सेनल वर्सेस हुआ मैन यूनाइटेड। आर्सेनल ये गेम जीती है, और कैसे मुझे अभी तक भी समझ नहीं आ रहा कि आर्सेनल ये गेम कैसे जीती, जबकि यूनाइटेड ने ये बहुत अच्छा गेम खेला था। अगर आप कंपेयर करें उनके लास्ट सीजन के गेम से तो भाई बहुत सी चीज़ें बेहतर थी। डिफेंसिवली उन्होंने बहुत अच्छा खेला, दिलजीत ने अच्छा खेला, यूरो ने बहुत अच्छा खेला। उनके गोलकीपर में प्रॉब्लम है, उनको एक अच्छा गोलकीपर साइन करना पड़ेगा लाजमी अगर वो टॉप 4 के लिए लड़ना चाहते हैं। टॉप 4 भी नहीं, अगर यूरोपियन स्पोर्ट के लिए लड़ना चाहते हैं तो एक अच्छे गोलकीपर, क्लच गोलकीपर की ज़रूरत है उन्हें। उसके अलावा बेंजामिन सेस्को जो कि उनकी बेंच पे थे, जिनका स्टार्ट करना मुझे पर्सनली मुझे ये लगता था कि उसको स्टार्ट करना चाहिए था, क्योंकि यूनाइटेड में बहुत सी चीज़ें बेहतर थी आज। उन्होंने मिडफील्ड में एक कासेमेरो को खिलाया, रूबन एमरम ने, जिसने एक लीडर का रोल प्ले किया, और बहुत सी चीज़ें बेहतर हुई। बॉल पोजीशन इस चीज़ में अगर आप बात करें ब्रूनो फर्नांडिस की, कासेमिरो की, तो बहुत अच्छा खेला उन्होंने। पैट्रिक डोरकू की बात करें तो उसका गेम भी बहुत अच्छा था। हाँ, कहीं ना कहीं अनलकी हुआ, वो गोल बहुत अच्छा था, अगर वो हो जाता तो बहुत मज़ेदार गोल था वो, लेकिन वो मिस हो गया। उसके अलावा मेसन माउंट का गेम कुछ इतना खास नहीं था। एम्बोमो के बारे में मैं बात करूं तो भाई वो एक अटैकिंग मिडफील्डर अगर राइट विंग पे खेलता है वो, या इन्वर्ट करके आता है, तो इस पोजीशन के ऊपर वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाला है कई टीम्स के लिए। बहुत अच्छा खेला उसने। मैं तो पर्सनली उसके ऊपर नज़र रखूंगा, मैं देखना चाहूंगा वो क्या करता है, कैसे खेलता है पूरे सीजन के अंदर, क्योंकि वो बहुत अच्छा करता है। और मैथ्यूस कुनिया की बात करें तो वो बहुत अच्छा खेला उसने। हाँ, वो थोड़ा सा अटैकिंग बहुत ज़्यादा करा था, एक नंबर 9 की पोजीशन पे बहुत ज़्यादा जा रहा था, लेकिन अब अगर वो अपनी फेयर पोजीशन पे जब खेलेगा, अपनी जो पोजीशन वो प्रेफर करता है उसके ऊपर खेलेगा, तो बहुत सी चीज़ें चेंज होंगी। बहुत सी चीज़ें ठीक थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यूनाइटेड का समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे थे, डेलोट बहुत ऊपर जा रहा था, डोरगू बहुत ऊपर जा रहा था, लेकिन वो क्रॉसेस मार रहे थे, जबकि बॉक्स में कोई प्रेजेंट ही नहीं है, बॉक्स में प्रेजेंस ही नहीं है, एक भी प्लेयर बॉक्स में नहीं है। आर्सेनल के डिफेंडर्स हैं, डेविड राया खड़ा है और वो क्रॉसेस मार रहे हैं। भाई ये तो बहुत अजीब है। मार किसको रहे हो, देखो तो सही भाई कौन है। उस जगह पे अगर बेंजामिन सेस्को स्टार्ट करता तो बहुत सी चीजें चेंज होती, बहुत सी चीजें बेहतर से बेहतर होती। अगर बेंजामिन सेस्को बेंच की जगह स्टार्ट करता तो एटलीस्ट यूनाइटेड गोल स्कोर करती, ये तो कंफर्म था। लेकिन अब बात करते हैं आगे आने वाले मैचेस के लिए। तो यूनाइटेड ने जो गेम खेला है भाई, यूनाइटेड फैंस तुम लोगों ने अगर मैच नहीं देखा तो भाई साहब तुमने बहुत सी चीजें मिस की हैं। यूनाइटेड ने जो गेम खेला है, मेरी नज़र में यूनाइटेड नहीं भी नहीं तो, हाँ, बिग फोर की बात करें, अगर आप चेल्सी, आर्सेनल, अगर सिटी की बात करें, लिवरपूल की बात करें, तो यूनाइटेड इनसे हार सकती है और हारेगी। ठीक है, प्रॉब्लम सब भी है, लेकिन जो छोटी टीम्स है, एवर्टन हो गई, ब्राइटन, वेस्टहम, इनसे जो ये जलील और ख्वार होके आते थे ना उनके होम पे, अपने होम पे जो ये ख्वार होते थे, इनको चमाट लगते थे, वो अब नहीं होगा इनके साथ। अब ये इन टीम्स के अगेंस्ट मैचेस जीत जाएंगे। मैं चाहता हूँ पर्सनली कि ये वापस आए, यूरोपियन फुटबॉल खेलें, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्लब है। मुझे लगता है कि यूरोपियन स्पोर्ट के लिए ये लड़ेंगे। फाइट होगी स्पर्स के बीच, यूनाइटेड के बीच, न्यूकासल के बीच, और एस्टन विला भी अच्छा कर सकती है।
तो अब बात करते हैं आर्सेनल के बारे में। भाई आर्सेनल के बारे में तो सब सुनना चाहते हैं, मैं खुद सुनना चाहता हूँ। भाई कोई मुझे आके बताइए ये कर क्या रहे हैं। डिफेंस इनका भाई फाड़ू। अगर आप बात करें राया, कालाफेरी की, और अगर आप बात करें सलीबा की, बेन वाइट, गैब्रियल, भाई बहुत अच्छा डिफेंस है इनका। जुबिमेंडी बहुत अच्छा खेला था, डीप लाइन मिडफील्डर के हिसाब से बहुत अच्छा उसने खेला। जो उसकी पोजीशन है बहुत ज्यादा वो डीप आ रहा था, बिल्डअप में हेल्प कर रहा था, बहुत सी चीजें अच्छी गई। ओडेगार्ड का गेम बहुत अच्छा था लेकिन कुछ खास नहीं था, एक एवरेज गेम था, बिलो एवरेज बोल सकते हैं। डेक्लन राइस ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया मुझे। मैं पर्सनली उसे देखना चाहता था कि वो क्या करता है इस सीजन, खास करके यूनाइटेड के अगेंस्ट। लेकिन भाई उसने डिसअपॉइंट किया बहुत ज्यादा। उसकी हाइप बन गई थी उन फ्री किक्स के बाद, लेकिन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। गैब्रियल मार्टिनली, मार्टिनली भाई तू क्या है, तू खेलता भी है, क्या करता है तेरा। मैं कहता हूँ इससे ब्रेनलेस और अजीब प्लेयर मैंने जिंदगी में नहीं देखा। क्या ही खेला है इसने गेम यार, बहुत ज्यादा अजीब खेला है। अभी भी अगर रोड्रिगो की बात चल रही है तो आर्सेनल को ज्यादा जरूरत है सिटी से भी, क्योंकि उसका गेम बहुत अजीब था, बहुत गंदा था, बहुत ही ज्यादा गंदा था। वो गोल स्कोर करने के लिए बहुत ज्यादा उतावला हो रहा था कि मुझे गोल स्कोर करना। हालन ने कैसे कर लिया, एकीटीके ने कैसे गोल स्कोर कर लिया, मैं भी जाऊंगा मैं भी स्कोर करूंगा। साका का गेम बहुत अजीब था, बहुत गंदा था। आर्सेनल ने गेम खराब किया अपने हाथों से बहुत ज्यादा। वो डायरेक्ट गेम खेल रहे थे। हाँ, ब्यूटीफुल फुटबॉल के बारे में वो नहीं बोलते हैं, इतना बात भी नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें बहुत ज्यादा डायरेक्ट थी। वो जा रहे थे, मतलब बस गेकेरेस को बोल दो वो जाके गोल स्कोर कर दे। वो बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे थे उसके ऊपर कि भाई जा, कोई कोई टैक्टिक्स नहीं दिख रहे थे, कोई होल्ड नहीं था। बहुत ज्यादा डायरेक्ट थे, बहुत ज्यादा पोजीशन लॉस कर रहे थे। ये चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेंगी अगर ये ऐसे खेलते रहे। ये अच्छी टीम्स के अगेंस्ट नहीं खेल पाएंगे। हाँ, अगर आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट गेम था, प्रेशर था, क्योंकि उसका डेब्यू था, उसको गोल स्कोर करवाना था, क्योंकि नाम इतना बड़ा था। उस हिसाब से आर्सेनल को भी एक उसको गोल्डन बूट जितवाना है। भाई एकिटी की बात करें, बेंजामिन सेस्को की बात करें, गिकेरेस की बात करें, इनके ऊपर प्रेशर है। इनके क्लब्स के ऊपर भी प्रेशर है, इनके ऊपर भी प्रेशर है कि इनको गोल्डन बूट की रेस में आना है। अगर जीत ना पाए एटलीस्ट क्लोज तो हो। तो इसके लिए ये क्लब्स बहुत ज्यादा इस बार तो लड़ेंगे, टाइटल से ज्यादा इसके लिए लड़ेंगे। तो अब हम बात करेंगे आपकी और हमारी प्यारी मैन सिटी के बारे में। भाई मैन सिटी का गेम बहुत अच्छा था। एक्सपेक्टेशंस थी इस सिटी से वापस आने की, लेकिन इतना बेहतर करने की तो नहीं थी भाई। जबकि उनके रॉड्री बाहर हैं, उनके सेंटर बैक में प्रॉब्लम्स हैं, डिफेंस में जो उसको गार्डियल बाहर है, उसके अलावा भी बहुत सी चीजें ठीक हुई। लेकिन बात करेंगे आज सिर्फ एक बंदे के बारे में, अर्लिंग ब्रॉड हालैंड के बारे में। भाई रुक जा, बाकी टीम्स पागल हो गई हैं भाई, नहीं लड़ सकती वो तुझसे। पहला गेम और आती बहुत ज्यादा बातें हो रही थी, पेप क्या करेगा, अभी ट्रॉफी लेस गए हैं, क्या होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। आते ही 2 गोल लगा दिया हालन ने, बहुत सी चीजें चेंज कर दी। राइंडर्स के बारे में बात करेंगे, भाई क्या साइनिंग है, साइनिंग ऑफ द सीजन हो सकती है ये। निको गोंजालेस, मिनी रोड्री कंफर्म। उसके अलावा बर्नार्डो सिल्वा ने बहुत अच्छा खेला, थोड़ा अनलकी था, उसने चांसेस भी क्रिएट किए थे लेकिन कई चीजों में खराब गया। डोकू गेम इतना खास नहीं था, लेकिन डोकू भाई यू नीड हिम। तुम छोड़ दो, वो गोल स्कोर ना करे बाढ़ में गया, वो असिस्ट ना दे बाढ़ में गया। डोकू तुम्हें विंग के ऊपर चाहिए। डोकू क्या करेगा, डोकू पता है क्या करेगा, डोकू गोल स्कोर नहीं करके दे तुम्हें, तुम्हें असिस्ट ना दे, लेकिन डोकू को मार्क करने के लिए 2 प्लेयर चाहिए। अकेला प्लेयर अगर डोकू के सामने है वो तो खा जाएगा उसको कसम से। अकेला प्लेयर कभी भी डोकू के सामने डिफेंड नहीं कर सकता। उसको 2-3 प्लेयर्स लोग लोग तो खोल देता है भाई पूरा वो। तो डोकू की जरूरत है सिटी को। राइट विंग पे ऑस्कर वोग खेला, बहुत अच्छा गेम था। न्यू अगर आप बोले ना, जो न्यू स्टार्स के बारे में अगर बात करें, जो फाइंड ऑफ द सीजन के बारे में बात करें, तो ऑस्कर वो होगा। लास्ट सीजन था उसका, लास्ट सीजन वो हो सकता था फाइंड ऑफ द सीजन, नया प्लेयर आता, लेकिन उसको इंजरी हो गई, पूरा सीजन वो बाहर हो गया। तो बात करें निको गोंजालेस की, बहुत अच्छा गेम था, डिफेंसिवली अच्छा था, उसकी पासिंग अच्छी थी, बहुत सी कई और चीजों में वो बहुत बेहतर था। रोड्री की प्रेजेंस उसने शो की पिच के ऊपर।
उसके अंदर वो फ्लेयर है, कई चीज़ें रॉड्री से उसने सीखी होंगी। ऑफ कोर्स साथ वो खेलते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता चलती होगी, लेकिन कुछ ना कुछ वो अनएक्सपीरियंस जो इंसान कह सकता है ना कि अभी अंडर एक्सपीरियंस है, वो बच्चा है अभी, तो वो चीज़ें दिखी। वो बार-बार वो ट्राई कर रहा था कि एक लॉन्ग बॉल डाले, वो एक लाइन ब्रेकिंग पास डाले, जिसकी वजह से पोजीशन लॉस्ट हो रहा था। कई चीज़ें उसकी वजह से खराब हो रही थी। टिजानी राइंडर्स भाई बहुत अच्छा गेम था। मैं कहता हूँ भाई बहुत अच्छा। अगर बात हो रही थी रायन चरकी के ऊपर, बहुत ज़्यादा बात हो रही थी क्योंकि फ्लोरेन वर्स से उसका कंपैरिजन था, लेकिन टिजानी राइंडर्स की जो साइनिंग है, ये साइनिंग ऑफ द सीजन हो सकती है। इससे बेहतर साइनिंग भाई, क्या प्लेयर था ये। हाफ स्पेस में ये था, नंबर 10 का पूरा रोल इसने किया। डिफेंसिवली ये आ रहा है भाई, डीप लाइन में ये आ रहा है, अटैक ये कर रहा है, गोल स्कोर कर रहा है, असिस्ट दे रहा है भाई, हर चीज में हर जगह पे राइंडर्स था। निको लेविस का गेम बहुत अच्छा था, लेविस ने बहुत अच्छा खेला। वो इन्वर्ट करके अगर आपके मिडफील्ड में आ रहा था, उसने यार राइट बैक को इतना फ्रीडम देता है पेप। अगर आप फर्स्ट गोल देखें तो वो जाके क्रॉस किसने मारा है, उसने क्रॉस जाके दिया किसने, हालन को, लुविस ने। भाई वो राइट बैक है तेरा, कहाँ जा रहा है वो, ये चीज सिर्फ पेप ही कर सकता है। एडनूरी का गेम बहुत अच्छा था डिफेंसिवली। मुझे उससे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना अच्छा डिफेंसिवली आएगा, डिफेंस अच्छा करेगा, मुझे उम्मीद नहीं थी। वेस्ट डिफेंस में प्रॉब्लम्स हो सकती थी, मुझे लग रहा था गोल कंसीड करती सिटी, लेकिन जेम्स ट्रेफर्ड ने सेव किया, बहुत अच्छे सेव्स किए उसने, 3 सेव किए आई गेस। हाँ सेव्स अच्छे थे उसके, 3 सेव्स थे। उसके अलावा जॉन स्टोन्स का बहुत अच्छा गेम था। ये जॉन स्टोन्स है जिसको सिटी मिस कर रही थी विद रूबन डियाज। स्टार्टिंग में तो सिटी ने ऑफसाइड ट्रैप खेला है भाई, कितने ऑफसाइड किए उन्होंने। तो ये चीज जो है, जॉन स्टोन्स विथ रूबन डियाज भाई, ये बेस्ट पार्टनरशिप है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंटर बैक पेयरिंग ऑफ ऑल टाइम है मेरे ओपिनियन में, तो ये है भाई। उसके अलावा अब सिटी आगे क्या करेगी, इसके अलावा आगे वाले आने वाले टाइम में सिटी कैसे पेयर कर सकती है, कैसे फॉर्मेशन होगी, तो इसके ऊपर बात करेंगे। मुझे लगता है कि सिटी को अगर राइट बैक की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे जॉन स्टोन्स खेल सकता है और जॉन स्टोन्स उनकी नीड पूरी करेगा। सिटी को जरूरत है जॉन स्टोन्स की एट राइट। सेंटर बैक में ऑफ कोर्स जोस्को गार्डियोला आएगा, उसके ऊपर भी बाद में बात करेंगे। तो क्या सिटी टाइटल कंटेंडर है? ऑफ कोर्स है। अगर चीजें, क्योंकि सिटी के पास वो एक्सपीरियंस है, पेप गार्डियोला के पास वो माइंड है जो कि एक लॉन्ग फॉर्मेट में आपको काम आएगा। लीग के अंदर तो भाई पेप से बेहतर कोई भी नहीं है। आर्ने स्लॉट की लिवरपूल भी स्कैरी है, आर्सेनल भी बहुत ज्यादा बैलेंस साइड है, लेकिन फिर वहां पे एक्सपीरियंस आता है भाई। एक्सपीरियंस के ऊपर अगर हम बात करें तो पेप गार्डियोला बहुत सी चीजें कर सकता है। यहाँ से ये लोग ट्रेबल भी जीत सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।